एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था। वहां तो हद से ज्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायजा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक नेचर की खूबसूरती से अनजान था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। मैं अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसके हद से ज्यादा कहने पर मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स काफी लंबे टाइम से मैं बहरहाल ठीक कर ही लेता था। मगर उस दिन अजीब बात यह हुई कि गाड़ी की हर चीज ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नजर नहीं आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो परे थी। काफी देर कोशिश करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 जिंदगियों तक भी ठीक नहीं कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे। मैं तो यहाँ किसी भी चीज को नहीं जानता था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह था भी, तो मैं उसे नहीं जानता था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। मैं अपने दोस्त को कॉल करके उसे इस सारी प्रॉब्लम के बारे में बता दूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस वक्त मैं कहाँ, किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं कम से कम उसे ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पर लंबे लंबे पेड़ों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये कोई निशानी तो नहीं थी। हर तरफ एक जैसे पेड़, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कंफ्यूजन में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो 2 नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या, किसी जानवर तक का कोई वजूद नहीं था। और ऐसे में उन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी के बारे में पूछा, तो मैंने भी उन्हें बता दिया। फिर उनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी कि 2 ही मिनट में गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी उसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला ठीक किया था। ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था। इसलिए मैंने उन दोनों को लिफ्ट दे दी। कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। उस लड़के ने खुद ही अपने बारे में बताया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने कहा। एक तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पर हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यू मिरर से उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरे पे एक रहस्यमयी सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका। और अगर उस वक्त मैं उन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों
अब गाड़ी लगभग एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहां पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नजर नहीं आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। आबादी भी तो कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत, एक डर का समा लिए हुए था। वहां लाखों लोग मौत की नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफी देर के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो, कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं, और ये हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने सीरियस होकर जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक डर की जगह है। यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो रहस्यमयी अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और न ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या, किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में खतरनाक आत्माएं होती हैं। वो अपनी बात पर डटा हुआ था और मैंने बेइख्तियार एक ठहाका लगाया। ये सब आत्माएं, भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाकया? मैंने उससे पूछा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इसके बाद आप फिर कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त उसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका। अगर समझ जाता तो। ये आज से 30 साल पहले का वाकया है। इसी गांव में 2 दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था, और उस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियां खरीदने में या बंगले बनाने में बिजी थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते हैं। असद की नजरें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थीं। फहद की बात सुनने के बाद उसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक सच्चाई से अनजान हो, फहद ने रवानी से कहा। और फिर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने असद के सामने एक गलत बात कह दी है। कैसी भयानक सच्चाई? असद ने क्यूरियस होकर पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे, कैसी सच्चाई? असद की क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही थी। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस नहीं आया। असद ने ठहाका लगाया। तुम मुझे किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? ये सच्चाई है, तुम यकीन करो या ना करो असद, फहद कॉन्फिडेंस से बोला। मैं नहीं मानता, तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहद को जिस बात का डर था, असद वही कह गया। आर यू ओके? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं, फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ मत बनो असद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक
जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो देख कर ही रहूंगा, देखता हूं मुझे क्या होता है। असद ने ठोस लहजे में कहा। फहद की घबराहट और बढ़ गई। असद किसी भी तरह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद जिद्दी था और उसे इन सब चीजों का हमेशा से ही शौक रहा था। वो चाह कर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे असद की जिद के सामने मजबूरन रात को उस कब्रिस्तान में जाने का फैसला करना ही पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहां जाना कोई मामूली बात नहीं है। उसका दिल थर थर कांप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ लर्जा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहां से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों उस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। उस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या, दिन की रोशनी में भी आने से घबराते थे। जाने कौन सा राज दफन था उस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज आ रही हो, लौट जाओ, लौट जाओ। फहद ने उसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था, आर या पार, हार या जीत, जिंदगी या मौत। उन दोनों ने अपना पहला कदम उस कब्रिस्तान के अंदर रखा। सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या, किसी परिंदे की भी आवाज नहीं थी। दोनों की नजरें इधर उधर ढूंढती फिर रही थीं। शायद उन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन, भूत या चुड़ैल की, जो इंसान को खा जाता हो। रात के 1 बज रहे थे। उन्हें वहां ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कोई इंसान, कोई जिन भूत, कुछ भी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं। गांव वाले तो ऐसे ही बकवास करते हैं। असद ने अपनी जीत के अंदाज में फहद की तरफ देखते हुए कहा। अचानक एक काली बिल्ली भागते हुए उनके पास से गुजरी और हवाएं तेज तेज चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पता दे रही हूं। जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर असद की नजर अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब नहीं, एक सच्चाई थी। वो सब सच था। फहद के दिल में तेज ख्वाहिश पैदा हुई। काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, काश ये सब झूठ हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। न जाने कहां चला गया। कौन था वो और क्या चाहता था? कहीं यही तो सारे इंसान नहीं खाता। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए थे। वो क्या देख रहे थे? कैसी दुनिया में पहुंच गए थे? असद और फहद भागते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उस कब्रिस्तान का कोई दरवाजा ही नहीं था। बस हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। वो दोनों थक कर रुक गए। फिर उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज करीब होती गई। दोनों ने जब पीछे देखा तो जैसे धमाका हुआ हो। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सामने एक कब्र फटी हुई थी। उसमें एक मुर्दा लेटा हुआ था
और उसके पास एक सफेद बड़े दांतों वाली बूढ़ी औरत उस मुर्दे का खून पी रही थी। फहद को लगा अचानक उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। उसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया। वो खुद डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठ गए। उन्हें बैठे हुए न जाने कितनी देर हो गई। रात के शायद 2 बज रहे थे। उन्हें पास से ही किसी के रोने की आवाजें आई। दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक और बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टेके रो रही थी। वो कौन थी, क्यों रो रही थी, इन सब बातों में अब फहद और असद को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक रोने की आवाजें पड़ने लगीं। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? कौन है मेरा तेरे बाद? अब मैं इस कब्रिस्तान से कैसे निकलूंगी? बूढ़ी औरत रोते हुए ये बातें भी कर रही थी। उसकी बातें सुनकर असद को उससे हमदर्दी होने लगी। शायद वो भी उन दोनों की तरह कोई मुसाफिर हो, शायद वो भी यहाँ आकर फंस गई हो। कौन है आप और क्यों रो रही हैं? असद ने उसके करीब आकर प्यार से पूछा। उस बूढ़ी औरत ने अपनी कोई दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर असद और फहद की हमदर्दी पाकर वो उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताने लगी। वो औरत चलने लगी और वो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक वो औरत रुक गई और उस बूढ़ी औरत ने बताया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इसी कब्र के अंदर है। बूढ़ी औरत कब्र में दाखिल हो गई। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे कब्र में आ गए। अचानक फहद की नजर उसके पांव पर पड़ी तो उसके जिस्म में जैसे खून सूख गया हो। उसके पांव उल्टे थे, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि बदरूह थी, चुड़ैल थी। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। उन्हें अपने पीछे उस औरत के ठहाके सुनाई दिए। 1 मिनट गाड़ी रोकिए। मैं अहमद की आवाज पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पर लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ, गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो, मेरा सारा ध्यान उस वक्त उस कहानी पर ही था जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने क्यूरोसिटी से अहमद को एक बार फिर वो वाकया सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहां से भागकर उस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगी। रात का अंधेरा और ज्यादा गहरा हो गया। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। फहद और असद के लिए ये सब कुछ नया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक दिखाई नहीं दिए क्योंकि उनकी जगह बादलों ने ले ली। अचानक बादल जोर जोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि उनकी मंजिल दूर थी, बहुत दूर। उन्हें इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में बदल गए। लगता था इस बारिश को भी पता चल गया था कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों बहुत आगे आ गए, लेकिन ये कब्रिस्तान तो ना खत्म होने वाला सिलसिला था। अचानक एक कब्र फटी। उसमें से एक सफेद जिस्म बाहर आया। वो दोनों डरते हुए चलते रहे और साथ ही साथ दुआएं भी पढ़ते रहे।
پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے مٹلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے بھی کوئی بھاگ سکا ہے اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ ہا 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 ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں لپٹی بری آتمائیں کھڑی تھیں۔ وہ آتمائیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے مڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑی قد والی بری آتما آگے بڑھی ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بری آتمائیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والی بری آتما نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا، اور کچھ بری آتمائیں اسد کا خون پینے لگی۔ فہد چلاتا رہا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی، اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں اب کوئی نہیں تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اسد زندہ کھڑا ٹھہاکے لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی آتما کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا، اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا، اور ایک سوال میرے ذہن میں، میرے دماغ میں بجلی کی طرح آیا، جو میں نے احمد سے پوچھا۔ وہ دونوں تو مر گئے تھے نا؟ پھر جب کسی کو نہیں پتا چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ہا 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 ہا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ٹھہاکا لگایا۔ میں نے بیک ویو مرر سے ان دونوں کو دیکھا، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر ٹھہاکے لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر ایک دم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک ویو مرر میں پھر سے دیکھا۔ وہ دونوں مجھے نظر نہیں آئے، وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹیں خالی تھیں۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون سوکھ گیا ہو۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔
मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए घबराहट की हालत में एक बार फिर गाड़ी वापस उसी रास्ते पर मोड़ दी जिससे मैं अभी सफर करके आया था। लेकिन मुझ पर हैरतों के पहाड़ उस वक्त टूटे जब मैंने उस जगह को देखा जहां पानी का नलका लगा था, जहां जहां से हमने पानी पिया था। वो वहां कोई नलका नहीं था, बल्कि एक लंबा पीपल का पेड़ था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहां दूर दूर तक कब्रें थीं, वहां कोई कब्रिस्तान नहीं था। एक गहरी सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया, और ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें